परंपरावादी विचारकों के विचारों को, राजनीति विज्ञान के बारे में उनकी समझ को गहराई से हमने समझा और करीब 11 बिंदुओं से हम ये समझने की कोशिश की है कि राजनीति विज्ञान एक बहुत विशाल विषय है जिसका कैनवस बहुत बड़ा है। अब आधुनिक मत वालों का क्या कहना है, आधुनिक विचारकों का क्या कहना है, और आधुनिक विचारक कौन? जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद की बदलती परिस्थितियों ने लोगों को विवश किया कि राजनीति विज्ञान के कार्यक्षेत्र को फिर से परिभाषित न किया जाए, उसके कार्यक्षेत्र को फिर से निर्धारित किया जाए, पुनर्निर्धारित किया जाए। और उसका एक कारण ये भी था कि ये जो आधुनिक विचारक थे, ये पूर्व के परंपरावादी विचारकों की परिभाषाओं से, उसके राजनीति विज्ञान के दायरे से, उनकी समझ से बड़े असंतुष्ट थे, नाखुश थे। तो राजनीति विज्ञान संबंधी आधुनिक मत, यह अब दूसरा पहलू है जिसके बारे में हम थोड़ा जानें। और जैसा मैंने बताया कि 20वीं सदी में ये सब शुरू हुआ और राज्य की सीमाओं से परे, यानी राज्य का जो क्षेत्र है, दायरा है, राज्य यानी स्टेट, उसकी सीमाओं से बाहर अनेक मौलिक क्रियाओं का राजनीति विज्ञान में अध्ययन, मौलिक क्रियाएं अर्थात मूल क्रियाएं, मूल क्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा। और उसमें हुए व्यापक असंतोष के कारण ही द्वितीय विश्व के बाद परंपरागत दृष्टिकोण की भारी आलोचना हुई। आलोचना का ही परिणाम था कि उसके जो नए विचारक आए, नए विचारकों के जो प्रणेता थे, जो सबसे आगे थे, सबसे मुखर थे, डेविड ईस्टन, इन्होंने इस व्यवहारवादी आंदोलन या आधुनिक आंदोलन, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिहेवियरल रेवोल्यूशन, व्यवहारवादी आंदोलन, बिहेवियरलिस्टिक रेवोल्यूशन अर्थात यथार्थवाद की संख्या दी। बिहेवियर, मानव व्यवहार, शासन व्यवहार, राज्य व्यवहार, व्यवहार उनका एक मुख्य मुद्दा बन गया। और उसमें उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र संबंधी बातों का वर्णन करने के लिए हमें व्यवहारवाद को समझना होगा और व्यवहारवाद ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को सही परिभाषित करता है। थोड़ा देखें कि ये जो व्यवहारवादी थे या आधुनिक विचारक थे, इनका क्या मत था राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को लेकर। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इनकी जो परिभाषाएं थीं वह बिल्कुल अलग थीं, इनके जो विचार थे बिल्कुल अलग थे। पहला, राजनीतिक दर्शन, बल्कि राजनीतिक दर्शन। आधुनिक भारतीय विचारक जहां एक और प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेते हैं, अपन यदि भारत के विचारों की बात करें तो सतत रूप से उनके द्वारा वेद, महाभारत, चाणक्य के अर्थशास्त्र या मनुस्मृति या अन्य स्मृतियों का उल्लेख होता है। तो जो हमारा जो दर्शन है वो प्राचीन काल के इन ग्रंथों से बहुत प्रभावित है। लेकिन इसके साथ ही ये भारत के जो विचारक हैं, ये पश्चिम के बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद, मानववाद और मार्क्सवाद से भी कोई कम प्रभावित नहीं है। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा जिसका भारत में, आधुनिक भारत में बहुत प्रभाव पड़ा। पश्चिम के ये धाराएं हैं बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, मानववाद, ह्यूमैनिज्म, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म आदि आदि, इससे भी हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। पश्चिम के विद्वानों ने, पश्चिम के विचारकों ने जहां
राज्य, न्याय, अन्याय, इस पर अपनी बातें रखी हैं, तो हमें उनको समझना बहुत जरूरी है। हमें से अर्थ है आधुनिक भारतीय विचारकों को इसे समझना बहुत जरूरी है। अरस्तु, अरिस्टोटल यानी मैकियावेली, लोक, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, हीगल, कार्ल मार्क्स, हैरल्ड लास्की जैसे लेखकों की रचनाओं का अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के फाउंडर्स, राजनीतिक विचारधारा का दर्शन देने वाले ये व्यक्ति हैं, जिनमें मैं एक बार पुनः इनका नाम लूंगा। अरिस्टोटल, मैकियावेली, लोक, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल हीगल, कार्ल मार्क्स, हैरल्ड लास्की, और बल्कि हॉब्स भी इसमें आएगा। हॉब्स, लोक, रूसो, तो तीनों नाम एक साथ जाते हैं। इनको भी हमें बहुत समझने की जरूरत है। हम उदाहरण के लिए जहां तक जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो उसका कहना था कि सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के लिए व्यक्तिगत स्वाधीनता बहुत आवश्यक है। पर्सनल फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि जहां व्यक्तिगत स्वाधीनता बहुत आवश्यक है, वहीं स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता न लिया जाए, वहीं स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता न माना जाए। स्वच्छंदता क्या है? स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता जिसका उपयोग करते हुए हम संभवतः दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। लक्ष्मण रेखा, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसकी बात हम कर रहे हैं, वह स्वच्छंदता कहलाती है। मिल के द्वारा लिबर्टी या स्वतंत्रता को परिभाषित करना और उसको स्पष्ट करना एक राजनीतिक दर्शन देता है, और भारतीय विचारकों, भारतीय विद्यार्थियों को इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। मानवीय व्यवहार का अध्ययन, यदि याद होगा कि पूर्व में हमने चर्चा की है, राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते समय ये मानवीय व्यवहार भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है राजनीति विज्ञान का। और आधुनिक विचारधारा के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों पर आधारित है, और उसी के अनुसार संस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, अपना काम करती हैं। स्वाभाविक है, मैं जैसा बर्ताव करूंगा या जो राजनीतिक व्यवस्था या उस राज्य के जो अंग हैं वो जैसा बर्ताव करेंगे, राजनीतिक बर्ताव, उसी के अनुसार तो हमारी राजनीतिक संस्थाएं होंगी। यदि हम राजनीति में बहुत गंदे स्तर की राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक संस्थाएं भी उसी तरह का व्यवहार करती हुई दिखाई देंगी। यदि राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बुराइयां हैं तो जो संस्थाएं हैं वे भी इन बुराइयों से ग्रसित रहेंगी। तो मूल अर्थ ये कि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर आधारित है, और उसी के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं बनती बिगड़ती हैं। राजनीतिक विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार का मुख्य रूप से अध्ययन है, और व्यवहार के अनुसार ही समाज में संघर्ष और समस्याएं तथा शांति या समझौते होते हैं। दूसरे शब्दों में मानवीय व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार
राजनीति विज्ञान का बहुत अहम विषय है। तीसरा बिंदु जो इनका था, इनके अनुसार, वह था शक्ति संबंधी, कि राजनीति विज्ञान जो है मूल रूप से शक्ति का अध्ययन है। शक्ति अर्थात पावर, ताकत नहीं, पावर, शासन का पावर कितना होता है, व्यक्ति का, समाज का पावर कितना है, समुदाय का पावर कितना है, फिजिकल शक्ति नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति ही राजनीति का केंद्र बिंदु वे लोग मानते थे। जो कुछ भी होता है राजनीति में वह सत्ता के लिए, शक्ति के लिए होता है, और इसीलिए शक्ति ही केंद्र बिंदु है। राजनीति भी शक्ति की प्राप्ति के लिए होती है, सत्ता की प्राप्ति के लिए होती है, स्व के विकास के लिए होती है, निज के लिए होती है। तो कुल मिलाकर उनका कहना था कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। कैटलीन, पुनः मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, उसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कह डाला। उसने कहा राजनीति विज्ञान जो है वह शक्ति का विज्ञान है। शक्ति का विज्ञान अर्थात द साइंस ऑफ पावर। ये जो पूरा खेल है राजनीति का, वह पावर का खेल है, ताकत का, सत्ता लोलुपता का। और इस सत्ता लोलुपता के लिए जो सब प्रयास होते हैं, जो सब होता है खेल, वह सब राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। चौथा पहलू जिस पर व्यवहारवादियों ने अपने विचार रखे, वह उसको हम कह सकते हैं स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्या और संघर्ष का अध्ययन। स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और उन समस्याओं से उपजित जो संघर्ष है, उसका अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। जो स्थानीय जो बात है, स्थानीय बिंदु को आपको याद रखना होगा कि लोकतांत्रिक शासन में स्थानीय स्वशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में स्थानीय प्रशासन, रायपुर निवासियों के लिए रायपुर का प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन उनके लिए उस हद तक कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं उसका निराकरण, उसका हल, ये सब स्थानीय शासन ही करेगा। इसलिए लोकतांत्रिक शासन में स्थानीय स्वशासन का सबसे ज़्यादा महत्व। इसलिए स्थानीय शासन की प्रणाली का अध्ययन इसका विशिष्ट क्षेत्र है। साथ ही इसमें राष्ट्रीय अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भाषावाद, भाषा का खेल। यदि हम किसी एक क्षेत्र की बात करें, एक शहर की, मानो रायपुर की बात करें, तो रायपुर में भी जो भाषावाद का जो प्रभाव होगा, यानी विभिन्न भाषाओं के लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में रायपुर में बसे हैं, उस जो एक दूसरे को किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, ये अपने समुदाय के रूप में, अपने एक समाज के रूप में, इसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का। संप्रदायवाद, राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रवाद की समस्याओं का अध्ययन, ये सब राजनीति विज्ञान के तहत आता है। वैज्ञानिक प्रगति जब से हुई है, विज्ञान जब से आया है, खासकर 20वीं शताब्दी तो विज्ञान की शताब्दी थी, तो जब से वैज्ञानिक प्रगति हुई है तो उसके कारण जो पूरी दुनिया है वो एक छोटी इकाई बन के रह गई है। जैसे बार बार कहा जाता है ग्लोबल विलेज। और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर बड़ा तगड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी अन्य देश में हो रही घटनाएं या घटनाक्रम का असर भारत पर निश्चित रूप से पड़ेगा। भारत में हो रही कुछ घटनाएं, उसका असर विश्व के अन्य देशों पर पड़ता है। और ये सब इसलिए संभव हुआ वैज्ञानिक प्रगति, जिसने दुनिया को बड़ा छोटा कर दिया। ये जो प्रभाव हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग देशों में, तो इन देशों का परस्पर राजनीतिक संबंध और
इनका इस संबंधों के उतार चढ़ाव का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आता है। तो स्थानीय मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आज उतने अहम इसलिए हो गए हैं, बहुत अहम, क्योंकि दुनिया छोटी हो चली है और अन्य क्षेत्र में, विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुई घटनाओं का असर विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पड़ता है, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। तो इनके देशों के बीच के संबंधों का असर, उतार चढ़ाव, परिणाम दुष्परिणाम, ये सब कारण कारक, ये सब भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के तहत है। सामाजिक संस्कृति का अध्ययन, सामाजिक संस्कृति का अध्ययन ये व्यवहारवादी विचारकों के राजनीति विज्ञान से संबंधित पांचवें बिंदु के तहत हम थोड़ा जानेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सब परिस्थितियां जो हैं ये राजनीतिक जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। जीवन के अन्य पहलू राजनीतिक जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, वैसे ही जैसे राजनीतिक पहलू अन्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। परिणाम कि हमारे जीवन मूल्यों और हमारे जो अपने आदर्श हैं ये भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इन जीवन मूल्यों को और आदर्शों का बहुत गहन संबंध है। यही वे बातें हैं जो एक देश की राजनीतिक संस्कृति को बनाती हैं। हमारे जो दैनंदिनी में समाज और संस्कृति और भूगोल क्षेत्र, इससे जो हमारे अपने विचार बने हैं और उसका असर जो राजनीतिक विचारों पर हमारे पड़ा है, ये जो हैं ये हमारे अपने मूल्य तय करते हैं। एक देश का मूल्य, एक देश के मूल्य को तय करते हैं और देश की राजनीतिक संस्कृति को दिशा देते हैं। राजनीतिक संस्कृति से अर्थ है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर कैसा है? रिलीजियस कल्चर नहीं, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति वहाँ की कैसी है, क्योंकि इसका निर्माण ही इसी से होता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो एशिया और अफ्रीका और वैसे भारत भी, जिसका इतिहास गरीबी का रहा है, गत 300-400 वर्षों का, उपनिवेशवाद का रहा है, तो उपनिवेशवाद और गरीबी ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है। राजनीतिक संस्कृति को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहा। ऐसा देखा जा सकता है कि हमारी जो राजनीतिक संस्कृति बनी है उसकी जड़ में ये गरीबी, आर्थिक विपन्नता, उपनिवेशवाद का इतिहास ये रहा है, ये इसका मुख्य कारण रहा है। राजनीति के विद्वान जो हैं वे इस बात पर विचार करते हैं कि आर्थिक, जातीय, भाषाई इन विभिन्नताओं का यहाँ की संस्कृति पर, उस क्षेत्र की संस्कृति पर क्या असर पड़ा। भाषाई संस्कृति की बात करें तो भारत में एक छोटा सा उदाहरण हम दे सकते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो समस्या थी कि देश को राज्यों में कैसे बांटा जाए, उसका आधार क्या हो। और तत्कालीन संविधान निर्माता, तत्कालीन सरकार ये कतई नहीं चाहती थी कि भाषा और जाति के आधार पे राज्यों का बंटवारा हो। पर दुर्भाग्य से कुछ भाषाएं जिनका वर्चस्व बहुत था, जैसे मराठी, पंजाबी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, इन भाषाओं से जुड़े हुए लोगों ने अपने अपने समुदाय, अपने अपने प्रेशर ग्रुप्स के माध्यम से, अपने अपने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दबाव बनाया कि भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन हो। तो हमारी जो राजनीतिक संस्कृति है
वह बताती है कि हम इस भाषाई और जातीय मामलों में जनता के सुनते हुए प्रांत का हमने इस तरीके से विभाजन किया है, भाषा और जाति के आधार पे। ये इस तरह का जो अध्ययन है भाषाई और जाति के आधार पे किसी क्षेत्र का अध्ययन, ये राजनीति विज्ञान का ही अध्ययन क्षेत्र कहा जा सकता है। छठवां बिंदु, व्यवहारवादी विचारकों के अनुसार राजनीतिक क्रियाकलाप का अध्ययन क्षेत्र राजनीति विज्ञान का ही है। राजनीतिक क्रियाकलाप, व्यवहार, राजनीतिक संस्थाएं नहीं, मात्र संस्थाओं का अध्ययन तो परंपरावादियों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान था, लेकिन इनका कहना है कि इनका कहना है कि क्रियाकलापों का अध्ययन राज्य, कानून, संप्रभुता, अधिकार, न्याय, ये जो अवधारणाएं हैं और इन अवधारणाओं का सरकार के साथ सरोकार और इनके कार्यों की विवेचना, ये ही, और वो भी ऐतिहासिक दृष्टि से इनकी विवेचना करना। मैं पुनः दोहरा दूं, ये जो अवधारणाएं मैंने गिनाई, इन अवधारणाओं और सरकार के कार्यों की विवेचना संस्थानों के ऐतिहासिक अध्ययन के साथ साथ यह भी इसका कार्य क्षेत्र है, इसका विषय क्षेत्र है राजनीति विज्ञान का। तो ये ऐतिहासिक विवेचन इसका एक महत्वपूर्ण अंग है और संस्थाओं के बदले व्यवहार, प्रयोग, उसका उपयोग, इस पर ज़्यादा जोर है। सातवां बिंदु बहुत सरल है, जैसा कि शब्द से स्थित है, आपको समझ सकते हैं, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन। समाज के जो अपने मूल्य हैं, अपनी जो समाज की वैल्यूज़ हैं, इनका अध्ययन, जो सामाजिक विज्ञान में समाज शास्त्र का भी एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी सामाजिक मूल्यों का अध्ययन आवश्यक है। सातवां सामाजिक मूल्य। आठवां है कि प्रभाव, सत्ता, वैधता, राजनीति, अभिजन, इसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आता है। मैं दोहरा दूं, प्रभाव, सत्ता, वैधता, राजनीति आदि। आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक शासन की संस्थाओं के साथ साथ शासन के आंतरिक ढांचे और उसके बाह्य स्थितियों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को भी देखते हैं कि शासन का जो ढांचा है और उसका जो संबंध है बाहरी चीज़ों से, इनके संबंधों के अध्ययन को भी, इनके अंतःक्रियाओं के अध्ययन को भी बल दिया जाना चाहिए और इसे वह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसे आवश्यक मानते हैं। वास्तव में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव, सत्ता, वैधता आदि इन नवीन अवधारणाओं का नवीन वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन आंकड़ों के साथ, यह राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र माना जाएगा।